जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 100 हमारा लास्ट लेक्चर होगा। कैफेट का चैप्टर है हमारा रिव्यू इंगेजमेंट। इसी लेक्चर में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे और इसके पास पेपर के क्वेश्चन को भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग 1 घंटा होगी डिस्कशन समेत। और ये 1 घंटा इसको कोई एक्स्ट्रा ना समझिएगा। असल में हमारी नॉर्मल क्लास की ड्यूरेशन कोई लगभग 1.5 घंटा के करीब होती है, तो ये एक कल का आधा घंटा समझिए और एक आज का आधा घंटा, ये मिला नहीं आप। तो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं हम रिव्यू इंगेजमेंट। रिव्यू इंगेजमेंट में जो कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं वो तकरीबन सारे सिवाय 2 या 3 कंसेप्ट्स के, एक प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, और एक टाइप ऑफ अश्योरेंस। ये 2 नए कंसेप्ट्स आपके लिए होंगे, वरना सारे कंसेप्ट्स प्रोबेबली आपने इससे पहले डिस्कस किए होंगे। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपके ऑडिट के बहुत से कंसेप्ट्स की रिवीजन भी, क्विक रिवीजन होगी। क्विक रिवीजन आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था कि एश्योरेंस एंगेजमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और दोनों की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस में, और ड्राफ्टिंग की एग्जांपल भी। तो चैप्टर 1 में हमने 2 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस पढ़ी। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल थी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल थी रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हमारे जितने भी चैप्टर्स थे, हमने वो जितने भी स्टडी किए वो सारे के सारे रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी ऑडिट से रिलेट करते थे। हमारा ये चैप्टर जो है, अब ऑडिट सारा कंप्लीट हो गया, ये जो चैप्टर है हमारा ये रिलेट करता है रिव्यू इंगेजमेंट से। रिव्यू इंगेजमेंट इसी चैप्टर में स्टार्ट होगी, इसी चैप्टर में खत्म हो जाएगी। तो पहला सवाल जहन में ये आता है कि ऑडिट इंगेजमेंट में और रिव्यू इंगेजमेंट में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है कि ऑडिट इंगेजमेंट में तो वो 21-22 चैप्टर हैं और रिव्यू इंगेजमेंट सिर्फ 1 चैप्टर। इसकी 2 बड़ी रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि ऑडिट इंगेजमेंट में चूंकि लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई है तो हम प्रोसीजर भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, उसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज़्यादा होता है। रिव्यू इंगेजमेंट में चूंकि लेवल ऑफ एश्योरेंस लिमिटेड है तो इसमें प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करने होते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निस्बतन ऑडिट की निस्बतन कम ऑब्टेन करना होता है। एक रीज़न तो ये है। दूसरी और जो ज़्यादा बड़ी रीज़न है, इसमें भी देखें फिर भी इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं होना चाहिए था कि एक तरफ 20-22 चैप्टर, एक तरफ 1 चैप्टर। दूसरी बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि रिव्यू में जो टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे वो सारे के सारे ऑडिट में आप डिस्कस कर चुके हैं। जैसे रिव्यू में एक जगह कहता है कि आपने ऑडिट में देखना है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, और अगर इंडिकेशन हो तो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और फिर उसके बाद ये इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। रिव्यू में भी इसी तरह कहेगा कि गोइंग कंसर्न जो है आपने रिव्यू एंगेजमेंट में भी वैलिडेट करनी है, लेकिन इसमें इंडिकेशन नहीं बताएगा, इसमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने नहीं बताएगा, इसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है वो इक्का दुक्का के अलावा वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? तो पहले बता चुका है सारा। तो जो चीजें नहीं यहाँ तो सिर्फ उनका चलते चलते जिक्र कर देगा, इसको कंसिडर करना है। एक और एग्जांपल, सब्सिक्वेंट इवेंट। ये जरूर बोलेगा सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर करो, लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है नहीं बताएगा। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करना है नहीं क्यों नहीं बताएगा? सारा पहले बात। एक जगह पे लिखता है कि रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर कभी रिस्क हो, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म करना चाहे प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, एग्री हो बैलेंस तो क्या करना है, नॉट एग्री कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा?
पहले बता चुका है, सिर्फ एक लाइन में जिक्र कर देगा आगे, ठीक है। जिस तरह ऑडिट में, अगली एग्जांपल, ऑडिट में जिस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन होते थे, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, रिव्यू में भी होंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, एग्जांपल्स नहीं देगा, कोई मिस स्टेटमेंट सामने आए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है नहीं बताएगा, स्कोप लिमिटेशन क्या है नहीं बताएगा। हालांकि मिस स्टेटमेंट रिव्यू में भी हो सकती है, स्कोप लिमिटेशन रिव्यू में भी हो सकती है, डिटेल डिस्कशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले बता चुका है वो ही। यानी जहां पे फर्क होगा ना वो तो चीज बताएगा, जहां पे कोई कंसेप्ट सेम ऑडिट में भी वही अप्लाई होता है, रिव्यू में भी वहां पे ये नहीं बताए। तो इसमें ज्यादा फोकस उसका रिव्यू के अंदर ये नहीं होगा कि रिव्यू में ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ज्यादा फोकस किस पे होगा, ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने हैं, बाकी करने हैं। तो चूंकि इसमें जो हमें आपको एग्जांपल्स बताएगा वो सारी की सारी एग्जांपल तकरीबन आपने पहले पढ़ी होंगी, इसीलिए ये रिव्यू एंगेजमेंट एक तरह से क्विक रिवीजन समझिए इसको ऑडिट के कंसेप्ट्स की। इसमें नया कंसेप्ट आपको 2 या 3 के अलावा नई चीज नहीं मिलेगी, थोड़ी देर में आपके खुद सामने आ जाएगा खुल के। इस रिव्यू एंगेजमेंट, पहली चीज ये ऑडिट एंगेजमेंट से बिल्कुल अलग एंगेजमेंट है। ऑडिट एंगेजमेंट की एक अलग रिपोर्ट होती थी, इसकी भी होगी, उसके प्रोसीजर अलग होते थे, इसमें उसमें प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते, इसमें भी किए जाएंगे। उसमें एंगेजमेंट लेटर एग्री होता था, इसमें भी एग्री होगा। हाँ, वो एंगेजमेंट लेटर में आपको याद होगा एक जगह पे उसने लिखा था कि अगर आप कोई दूसरी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो मर्ज करना चाहे दोनों को इकट्ठे एक ही लेटर में, तो वो कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर ऑडिट के होते थे, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर रिव्यू के भी होंगे। तो इसके उसने 5 कंसेप्ट हमारे सामने रखे हैं। पहला कंसेप्ट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये तो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देगा कि ऑडिटर कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके बाद टर्म्स ऑफ, इसमें वही बताएगा जो ऑडिट है, रिव्यू है और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये बताएगा क्या रिव्यू में एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए, होना चाहिए। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, वो ये। और जरा मुझे बताइए इसमें इक्का दुक्का के अलावा क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन वही नहीं होंगी जो आपने ऑडिट में पढ़ी हुई हैं? असूली तौर पे वही होनी चाहिए। देखते हैं है क्या। प्रोसीजर टू परफॉर्म इन ए रिव्यू एंगेजमेंट, प्रोसीजर। अब देखें वहां पे तो हमें अलग अलग से प्रोसीजर को डिटेल में बताता, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं, फिर उसके बाद कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे, सैम्पलिंग कैसे करनी है। हालांकि सैम्पलिंग इधर भी होती है, मजाला सैम्पलिंग के बारे में बताएगा कैसे करनी है, मेथड क्या नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? बता चुका है। तो सरसरी जिक्र प्रोसीजर बताएगा जरूर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में, लेकिन गैस कीजिए क्या डिटेल प्रोसीजर बताएगा कि सरसरी बताएगा? सरसरी बताएगा सिर्फ, क्योंकि डिटेल पहले बता चुका है। और इसमें बताइए क्या वो सिर्फ ये कह रहा होगा कि ये परफॉर्म करने हैं, कि ये भी कह रहा होगा कि ये प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है? बताइए, दोनों कह रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिव्यू में प्रोसीजर कम होते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में प्रोसीजर, 2 में एक्सेप्टेंस लेटर, एंगेजमेंट लेटर, 3 में प्रोसीजर, 4 में क्या होगा? प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन ए रिव्यू एंगेजमेंट। इसमें क्या बता रहा होगा? गैस कीजिए। ओपिनियन कितनी किस्म का होगा? अंदाजा लगाएं। 4 किस्म का। शाबाश। कौन कौन सा? अनमोडिफाइड, शाबाश। क्वालिफाइड, शाबाश। एडवर्स, बेहतरीन। वही तो। अच्छा, अगर पता है तो मुझे बताइए कि क्वालिफाइड कंक्लूजन कब दे रहा होगा? जब कोई मिसस्टेटमेंट होगी उसका इफेक्ट मटेरियल होगा, जब स्कोप लिमिटेशन होगा उसका इफेक्ट मटेरियल। शाबाश। अच्छा बताइए एडवर्स कंक्लूजन कब दे रहा होगा? मिसस्टेटमेंट, शाबाश। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रख दिया इसका। अच्छा, कंक्लूजन याद रखें, कंक्लूजन सबसे अहम चीज होती है रिपोर्ट में, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट में कंक्लूजन ही नहीं होता। गैस करें, ऑडिट में उसने आपको कंक्लूजन बताया था, ज्यादातर उसी के ऊपर हम डिस्कशन करते थे, लेकिन क्या ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी दिया था? उसमें ऊपर नीचे कुछ रूटीन की बातें होती थी। सबसे अहम चीज क्या होती थी? तो एक है ओपिनियन डिसाइड करना, एक है ओपिनियन को ड्राफ्ट करना। क्या हमें ऑडिट रिपोर्ट में उसने ओपिनियन को ड्राफ्ट करना भी सिखाया था? फिर से, क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसने हमें ओपिनियन को ड्राफ्ट करना भी सिखाया था?
फिर से ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे, मुकर ना जाएं आप लोग। क्या ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टाइप ऑफ ओपिनियन सिखाए थे? हर टाइप ऑफ ओपिनियन को ड्राफ्ट करना भी सिखाया था। आई कैप अगर एग्जाम में कहे ड्राफ्ट कर दो, कर देंगे? शाबाश शाबाश। तो उसी तरह यहाँ पे भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में हमें कंक्लूजन ड्रा करना सिखाएगा। ड्रॉ कर मतलब डिटरमिन करना। क्या उसकी वर्डिंग भी सिखानी चाहिए? वो कैसे सिखाएगा? विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट भी देगा। बातें तकरीबन वही होंगी, इसमें भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उधर भी थी, उधर भी प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इधर भी होगी ऑडिटर की। उधर भी ओपिनियन था, इधर भी ओपिनियन, उधर भी एड्रेस, इधर भी एड्रेस, उधर भी डेट, इधर भी डेट, उधर भी प्लेस, इधर भी प्लेस। बस सबसे अहम जो डिफरेंस होंगे वो दो होंगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो कहेगा भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी ऑडिट की होती थी, कम है। और दूसरा फर्क बताइए क्या होगा? प्रोसीजर तो बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि मैं प्रोसीजर कम करूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कहेगा कि मैं प्रोसीजर कम करूंगा। ओपिनियन में क्या फर्क होगा भला? नेगेटिव। ये चीज क्लास में है कोई माइका लाल जो बता दे नेगेटिव टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा? चैप्टर 1 में याद करवाया था। कितने स्टूडेंट्स को याद है? हाथ उठाइए जरा। ये 5-7 है बस, शाबाश होता है। Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statement do not give. वो है नेगेटिव, वही तो आप किसको समझ रहे थे? तो ये सारी चीज, ये आपको ओवरऑल थीम बताया इस चैप्टर का। जरा आइए धीरे धीरे देखते हैं कि ये हमें क्या सिखा रहा है। A firm can provide assurance services and related services and other not assurance services. एक सीए फर्म जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रिलेटेड सर्विसेज यानी ऐसी सर्विसेज जो एश्योरेंस तो नहीं है, एश्योरेंस से मिलती जुलती है, और एक अदर सर्विसेज, ठीक है, जैसे एडवाइजरी वगैरह की, कंसल्टेंसी वगैरह। बिल्कुल। एश्योरेंस सर्विसेज की दो एग्जांपल है, ऑडिट, रिव्यू। ऑडिट में कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस? रीजनेबल। रिव्यू में कौन सा? लिमिटेड। जो रिलेटेड सर्विसेज है ना, यानी नॉन एश्योरेंस होती है, उनको नॉन एश्योरेंस किस लिए कहा बोला जाता भला? क्योंकि उसमें एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। उसकी दो एग्जांपल है, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और एक कंपाइलेशन। एक में क्लाइंट हमें कहता है भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खुद बना देना, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बना दे। ये कौन सी सर्विस है? कंपाइलेशन। एक है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है, ऑडिट आप कर दें, ये एश्योरेंस। एक क्या है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही आप बना दें, ये नॉन एश्योरेंस। सर कौन सी? इसे बोलते हैं कंपाइलेशन। कंपाइल, ठीक है, कंपाइल। एक है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई है, ऑडिट आप कर दें, एश्योरेंस। और ऑडिट किसके मुताबिक होगा? आईएसएस के मुताबिक। एक है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है, ऑडिट नहीं करना। ऑडिट करने को आपको कहना, आप हर चीज को चेक करना शुरू हो जाते हैं, हर एलिमेंट को। हमें मसला है सिर्फ जो हमने डेटर्स है ना हमारे, उनमें कि हमारा कोई बंदा इन्वेंट्री को खुर्द-बुर्द करता रहा है और उसको फेक सेल रिकॉर्ड करता रहा है। इन्वेंट्री गायब हो रही है, उसके बदले में हम समझ रहे थे डेटर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ डेटर से पता चला फेक है। आप एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करें जिसमें इन्वेंट्री में कैलकुलेट करें कितना गायब हुई है, और फिर डेटर में से बताएं हमें कितने डेटर्स फेक है। ये भी वेरिफिकेशन ही की तरह की, लेकिन ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। एक दो एरिया, और एक दो एरियाज में भी काम क्या करना है जो क्लाइंट बता रहा है। जब हम करें तो वेरिफिकेशन ही ऑडिट नेचर का ही काम,
लेकिन उसका स्कोप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ना डिसाइड करे, क्लाइंट डिसाइड करे, उसे कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या कहते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन में फर्क समझ आया? तो बताइए, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर समझ आया तो आप बता सकते हैं। कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन, इनमें लेवल ऑफ एश्योरेंस रीजनेबल होता है कि लिमिटेड? कोई भी नहीं होता, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कोई भी नहीं होता। अच्छा ठीक, नॉन एश्योरेंस है। अच्छा अब बताइए, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में और कंपाइलेशन में कौन सी वाली एंगेजमेंट अकाउंटिंग नेचर की और कौन सी ऑडिट नेचर की? कंपाइलेशन अकाउंटिंग नेचर, शाबाश। और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑडिट नेचर, यही बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें उसने आपको यही बताई हैं। अब ऐसा करते हैं साथ साथ, क्योंकि अब घर में रीड करने का टाइम नहीं है, इस लेक्चर में सारा कुछ आपको यहीं से करवा के घर भेजना है। आपके पास है 5 मिनट, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे आपने भी ये काम करना है साथ साथ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना है, और एंड पे जो क्वेश्चन है अगर उसका जवाब दे सकते हैं तो टिक लगाना है, जवाब नहीं दे सकते तो क्रॉस लगाना है। ये टिक या क्रॉस मैं देखूंगा। टाइम खुला है आपके पास, पूरे 5 मिनट, बेफिक्र होके पढ़े। जी पास कीजिएगा। जी रीडिंग आपने कर ली होगी उम्मीद है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। जी जी पूछे पूछे पूछे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, अच्छा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में उन्होंने पूछा है कि लिखा है एंड एप्रोप्रिएट थर्ड पार्ट। देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन किसी चीज की करनी होती है लेकिन किसी थर्ड पार्टी के कहने पे। जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैनेजमेंट हमें कहती है कि सर आप सिर्फ ना ऐसा करें, रॉयल्टी एक्सपेंस को वेरीफाई कर दें। हमने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा सर असल में ना हमने लाइसेंस लिया हुआ है एक पार्टी से, उनको हम हर यूनिट सोल्ड के ऊपर रॉयल्टी पे करते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं, उन्हें बाकी किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रॉयल्टी सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर है वो मैनेजमेंट भी नहीं है, वो कौन है? वो पर्सन जिसने लाइसेंस दिया होगा। तो इसमें समटाइम थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। एक और इसकी एग्जांपल है, बाज़ औक़ात रेगुलर एससीसीपी कंपनीज को कहता है कि किसी एक चीज़ को वेरीफाई करवा के ना उसकी रिपोर्ट हमें जमा करवाए, उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। तो जो भी रेगुलेटरी रिपोर्टिंग होती है, अब वो जाहिर है अल्टीमेट हमें इंगेज कौन करेगा? हमें मैनेजमेंट ही, हमें रेगुलेटर नहीं करेगा। रेगुलेटर अगर कहता है ना कि आप ये चीज़ इसको ये प्रोसीजर परफॉर्म करके लाएं, वेरीफाई करवा के लाएं किसी एक खास चीज़ को, सिर्फ मैनेजमेंट से कहता है, तो एज प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हमारे पास रेगुलेटर नहीं आएगा कि आके इसको चेक करो। कौन है? कंपनी आएगी। लेकिन अल्टीमेटली जो हमने रिक्वायरमेंट्स सामने रख के वेरिफिकेशन करनी है, वो रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? रेगुलेटर की। तो बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है इसमें, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में। समटाइम सिर्फ मैनेजमेंट ही होती है, अगर मैनेजमेंट को लगे कि कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है किसी जगह पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो सिर्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी इसमें, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में। बाज़ औक़ात थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग इसकी एग्जांपल है, जब कोई रिपोर्ट रेगुलेटर को सबमिट करवानी हो। क्लियर हुई है बात? ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी फैक्चुअल फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म किए तो हर प्रोसीजर के नतीजे में, हर प्रोसीजर के नतीजे में जो जो चीजें सामने आई वो हम तो प्रेजेंट कर देंगे, लेकिन उनकी बेस पे कंक्लूजन कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। आप नोट कीजिए कि ऑडिट के केस में हम वो जो अनकरेक्टेड, जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते थे वो भी सामने रखते थे, मैनेजमेंट के, डायरेक्टर्स के या बेसिस में इंक्लूड करते, और साथ में ओपिनियन भी देते थे। यहां पे क्या कर रहे हैं? हमारा सिर्फ जो आउटकम है वो उनके सामने रखे, ओपिनियन कंक्लूजन कोई नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं जी वो आप खुद ही ड्रा कर लें कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, वो हमें नहीं पता, हमने ओवरऑल देखी ही नहीं, हमने तो सिर्फ जो जो आपने बोला वही देखा। तो फैक्चुअल फाइंडिंग का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर जो ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए जो जो चीजें हमारे सामने आई, वो चाहे इंटरनल कंट्रोल वीकनेस हो, चाहे मिस स्टेटमेंट हो, चाहे इसको कोई भी हो,
उसे इकट्ठा करके मैनेजमेंट के सामने या जो भी जो पॉइंट के सामने रख दिया कि नतीजा आप ही ड्रा करें, कंक्लूजन हम नहीं देंगे। याद रखें नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में रिपोर्ट तो होती है, उस रिपोर्ट के अंदर कोई ओपिनियन नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट में रिपोर्ट भी होती है, ओपिनियन भी होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? ये यहाँ पे लिखा है रिव्यू डज नॉट रिक्वायर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये भी हमने डिटेल में स्टडी करना है, अगले प्रोसीजर में आएगा। और की क्वेश्चन? चलिए, अच्छा एक दो बातें नोट कीजिए आप, इस चैप्टर में लफ्ज ऑडिटर इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसके रीजन बता सकते हैं? क्योंकि हम ऑडिटर हैं नहीं, हम प्रैक्टिशनर हैं। ज्यादा से ज्यादा रिव्यूअर का वर्ड यूज कर सकता है, रिव्यूअर का वर्ड इतना अच्छा नहीं था, प्रैक्टिशनर का लफ्ज ज्यादा बेहतर था, इसलिए उसने यही चूज किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं वो कह देना, वैसे कहेगा नहीं टेक्निकली गलत है ऑडिटर, तो आपने उसकी गलती नहीं निकालनी, यानी क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दे, उसमें वर्ड आए ना ऑडिटर, वो गलती है। तो पहली चीज नोट करें, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, आपने हमेशा कौन सा वर्ड यूज करना है रिव्यू के कंटेक्स्ट में? प्रैक्टिशनर ऑडिटर का वर्ड यूज नहीं करना। दूसरी चीज, ओपिनियन के लिए वर्ड ओपिनियन नहीं यूज कर रहा, कंक्लूजन का वर्ड यूज कर रहा है। ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक प्रैक्टिस, कोई फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन प्रैक्टिस है। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वर्ड यूज करते हैं हम ओपिनियन, रिव्यू में वर्ड यूज करते हैं कंक्लूजन। ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट में वर्ड यूज करते हैं फर्म के लिए ऑडिटर, और रिव्यू में प्रैक्टिशनर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन उसने दे दिया, अब आपको वो बता रहा है कि एंगेजमेंट लेटर, क्या एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए रिव्यू का? क्या फौरन ही क्लाइंट आए तो एक्सेप्ट कर लें कि पहले कुछ चेक करना चाहिए, एक्सेप्ट करना है कि नहीं? ऑडिट में हम क्या देखते थे? प्री कंडीशन। अगर दुनिया में प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट का कंसेप्ट है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले चेक करो एक्सेप्ट करना चाहिए भी कि नहीं, क्या रिव्यू की भी प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए? क्या वो ही नहीं होनी चाहिए? क्या डिफरेंट है? वो ही होनी चाहिए। और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी वही चीजें नहीं एग्री होनी चाहिए जो ऑडिट में पड़ी थी, वही होनी चाहिए। लेकिन क्या लिमिटेड? लेकिन अच्छा कि रिव्यू एंगेजमेंट है, इसलिए रिव्यू के लिहाज से इक्का दुक्का चेंज भी होनी चाहिए। चलिए, अब आपका अगला टास्क, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट नया है। जो कंसेप्ट आपके लिए नया होगा ना, 2-3 अल्फाज नए हैं आपके लिए, वो आपने पढ़ना है। सारे किधर? सारे नए वाला कौन है? सारे नए कैसे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्री कंडीशन है, ये नया है। प्रीमाइज ऑफ रिव्यू प्रेजेंट होने चाहिए, मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइज, ये नया है क्या? अरे पढ़ाया नहीं हुआ, ये क्यों कह दिया नया? अब मैं सारा पढ़ाऊंगा नहीं। ऑडिट एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, रिव्यू में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कि नहीं? ये नया कंसेप्ट है। ऑडिट में था इंटेग्रिटी नहीं है तो एक्सेप्ट ना करो, एक्सेप्ट कर चुके हो तो विड्रॉ कर लो अगर पॉसिबल एक्टेबल हो। पढ़ा था कि नहीं? रिव्यू में भी है कि नहीं? हाँ, ये चीज नहीं है। एंगेजमेंट हैज रैशनल पर्पस। ऑडिट करवाने की तो रीजन समझ आती है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है। रिव्यू क्यों करवा रहे हो? कोई ना कोई पर्पस, जो भी पर्पस है पूछ लेंगे। ये सिर्फ एक चीज नहीं थी, आप समझ। अच्छा, आपने उल्टा शुरू कर लिया था, तो पहला पॉइंट समझ पढ़ के समझाना। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भाई रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया तो ज़बानी कलामी बात होनी चाहिए कि टर्म्स एग्री होनी चाहिए रिटन फॉर्म में। उसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एग्री करना है। ये ऑडिट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिव्यू में भी तो है, तो कैसे कह दिया नया है? ये ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अब तो बात दिल्ली तक जाएगी। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, भाई ऑडिट के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में नहीं पढ़ा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर ऑडिट में नहीं था? नहीं था, अभी जाए नहीं था। ऑडिटर था, ऐसे ना करे, वो तो जाहिर है ऑडिटर, वो उधर ऑडिटर है तो इधर प्रैक्टिशनर है, ऐसे तो ना करे। हाँ, अब आप बाहर कहीं पे जाएं और कोई आपको बुलाए
कहे भाई मेरी बात सुनिए, आप कहें मुझे भाई क्यों बोला, वो कहे घर में भी तो आपको सारे भाई बुलाते हैं, तो क्या कहेंगे, वो तो घर है, भाई उधर उधर वो ऑडिट था, ये रिव्यू है, उधर ऑडिटर बोलेंगे, इधर प्रैक्टिशनर बोलेंगे। ऐसे हर जगह थोड़ी ऑडिट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, भाई उधर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इधर भी पढ़ा कि नहीं, कैसे कह दिया नया। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट वही है कि नहीं, तो कैसे कह दिया नया। स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट and therefore practitioner will not express an audit opinion on these financial statement। ये नया था। The intended use and distribution of financial statement, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई खास, क्योंकि जैसे ऊपर पढ़ा था ना कि ऑडिट में तो समझ आती है, रिव्यू की रीजन क्या है, किस लिए करवा रहे हैं, ये पूछ रहा है। हाँ, ये उधर नहीं पढ़ा था। एंड वाले 2 पॉइंट टर्म्स में नहीं थे, ऊपर वाले थे, ऐसा ही है। तो आपको अच्छा आप एंड से पढ़ रहे थे। ओके, तो पहले ही 2 प्रोसीजर पढ़ के आपको लगागा ये तो नहीं है भाई, ये क्या है, पुरानी ही है। चले जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्लियर। पढ़ने के लिए टाइम चाहिए अब आपको, पढ़ ले एक दफा। ओके। क्या कह रहा है, मनोरंजन नहीं है भाई, मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे सर अब टाइम शॉर्ट है। नहीं, आप शाम तक इधर है, मैं नहीं। प्रोसीजर टू परफॉर्म इन ए रिव्यू एंगेजमेंट, प्रोसीजर टू परफॉर्म इन ए रिव्यू। अच्छा, ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन सबसे इस चैप्टर में 2 ही अहम कंसेप्ट हैं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, रिप्रोडक्शन में तो कोई भी पूछ सकता है, कंसेप्ट मेन जो नए सीखने वाले हैं वो 2 ही है। उनमें से एक कंसेप्ट ये है, ये 4-5 लाइंस जो हैं, प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन ए रिव्यू एंगेजमेंट। पहले आपको वो सारे प्रोसीजर बता रहा है, मेन पॉइंट, फिर उसके बाद एक एक की एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे 3 तरह के कह रहे हैं, इन ए रिव्यू एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर शैल परफॉर्म इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर रिव्यू प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, आगे इंक्वायरीज कौन कौन सी है ये बताएगा। पेज पलट के देखेंगे तो अगली हेडिंग आपको मिलेगी एनालिटिकल प्रोसीजर की और अदर रिव्यू, यानी यहां पे सिर्फ नाम बता रहा है, एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। अब मेन कंसेप्ट सुन लीजिए। हमने ये पढ़ा था ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर के 7 तरह के प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें इंक्वायरी कह रहा है परफॉर्म करो, एनालिटिकल प्रोसीजर कह रहा है, कंफर्मेशन नहीं कह रहा, इंस्पेक्शन नहीं कह रहा, रीपरफॉर्मेंस नहीं कह रहा, ठीक है, रिकैलकुलेशन नहीं कह रहा। अच्छा, अदर रिव्यू प्रोसीजर कह रहा है। अदर रिव्यू प्रोसीजर का मतलब क्या, ये सुन लें। इसके 2 मतलब है। एक तो ये कि जो गोइंग कंसर्न, सब्सीक्वेंट वगैरह, इवेंट रिलेटेड पार्टी वगैरह, ये वाले प्रोसीजर आपने इधर भी परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जो दूसरा और ज्यादा अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है ना, वो ये है कि आप इंक्वायरी प्रोसीजर परफॉर्म करो, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। अच्छा, अगर इनमें से कोई रिस्क सामने नहीं आता तो बाकी दूसरे जो अदर है ना, गोइंग कंसर्न वाला, रिलेटेड पार्टी, रिटन रिप्रेजेंटेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले, ये करो, प्रोसीजर परफॉर्म, रिव्यू खत्म। इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, एनालिटिकल रिक्वायर्ड है, और जो बड़े बड़े अदर रिव्यू प्रोसीजर्स हैं, ये जो मैं सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग वगैरह, ये रिक्वायर्ड, ये करो। इनसे अगर कोई मसला सामने नहीं आता, इंक्वायरी से कोई रिस्क नहीं है, एनालिटिकल से कोई रिस्क नहीं है, सब्सिक्वेंट इवेंट कोई नहीं था, गोइंग कंसर्न का कोई मसला नहीं था, रिलेटेड पार्टी कोई नहीं है, तो क्या करो, खत्म, कुछ नहीं करना। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना, कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना,
इनवाइसेस की चेकिंग नहीं कर। अगर कोई रिस्क आ, देखा रिव्यू में कितना कम काम है। एजिंग, हाँ एजिंग एनालिसिस भी नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह से इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही है। पैसे भी कम, हाँ आप पहुंच गए हैं। काम कम तो भाई पैसे भी कम है, ऐसे तो ना करें, लेकिन इतने कम भी नहीं, काम ज्यादा कम है, पैसे कम है, काम ज्यादा कम है। ठीक है, तो नेट इंक्रीमेंटल अप्रोच में हमें फायदा ही होता है। हाँ जी, तो इंक्वायरी, अच्छा लेकिन अगर याद रखे, अगर इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर रिव्यू प्रोसीजर से कोई मसला सामने आ गया, रिस्क सामने आ गया, तो फिर उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए जो जरूरी हुआ ना वो करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई इंस्पेक्शन नहीं कर, ये ना इन्वेंट्री पिछली दफा 10 मिलियन है, इस दफा 100 मिलियन है, और आप कहें नहीं मैंने नहीं चेक करनी है 90 मिलियन है कि नहीं है, क्यों, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है भाई। अब आपको नजर नहीं आ रहा रिस्क असेसमेंट में कि पिछले साल 10 मिलियन थी, इस दफा इन्वेंट्री 100 मिलियन है, भाई 90 मिलियन कहां से आ गई। अब की बार बताइए इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि नहीं ना, क्यों भला, रिस्क है। लेकिन अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, पिछले साल भी 10-11 के लगभग था, इस साल भी 10-11 के लगभग, तो फिर जरूरत नहीं है। अगर इंक्वायरी एनालिटिकल और अदर रिव्यू प्रोसीजर से कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने नहीं आया तो कुछ नहीं करना, इधर ही खत्म। और अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ गया तो फिर आप ये कि नहीं ये तो रिव्यू है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करना। अगर कोई रिस्क सामने आ गया हो ना, फिर उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर भी जरूरी हैं वो परफॉर्म करने हैं, वो ऑडिट वाले प्रोसीजर फिर इधर भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन कब, जब रिस्क आएगा तब, समझ रहे हैं। कह रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंफर्मेशन लेटर, फिजिकल वेरिफिकेशन, एजिंग एनालिसिस आर नॉट परफॉर्म्ड अनलेस ए रिस्क इज आइडेंटिफाइड। इसको अंडरलाइन, ये पूरा ही कंसेप्ट सबसे अहम है। इसकी बेस पे तो केस स्टडी सॉल्व होंगी ना, लेकिन आपने पूरा ही याद कर। एग्जाम में अगर 2 नंबर के साथ पूछे ना रिव्यू एंगेजमेंट में कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, आप लिखेंगे इंक्वायरी एनालिटिकल अदर रिव्यू प्रोसीजर, फेल हो जाएंगे। हाँ जी, क्या करना है ये बताना है ना, जहां पे रिव्यू के प्रोसीजर में क्या नहीं करना ये भी बताना है, ये भी कंसेप्ट का हिस्सा है। जब क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से प्रोसीजर रिव्यू में परफॉर्म होते हैं, क्या परफॉर्म होता है, जहां पे वो बताना है, क्या नहीं वो भी बताना है। डन हो गया। अब है आगे एग्जाम्पल्स। इंक्वायरी करनी है तो कौन कौन किस किस से इंक्वायरी करनी है, क्या करनी है, आइए जरा पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ने वाला है। प्रैक्टिशनर्स इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी शैल इंक्लूड। क्या प्रैक्टिशनर सिर्फ मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है कि एम्प्लॉइज वगैरह से भी कर सकता है, गार्ड से भी कर सकता है, ड्राइवर से भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको कोई और बताता भी नहीं है। ठीक, बहरहाल हाउ मैनेजमेंट मेक्स द सिग्निफिकेंट काउंटिंग एस्टिमेट्स। भाई एस्टिमेट्स बताओ कैसे अप्लाई करते हो। आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड पार्टी, सर कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है ट्रांजैक्शन। Whether there are significant annual or complex transaction events are matter affecting financial statement। सर कोई complex transaction है जैसे revaluation, जैसे deferred tax, जैसे लीज, फाइनेंस लीज, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी वगैरह, ये रिस्क अगर इनके जवाब में हाँ आते जाए ना तो फिर इसका मतलब क्या, अमूमी तौर पे कोई ना कोई रिस्क आ गया। और अगर ना आते जाए तो फिर काम पार है। 1-2 का हाँ आ ही जाता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर फर्दर रिव्यू में परफॉर्म कर दें। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्चुअल सस्पेक्टेड alleged फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस विद लॉज, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न इश्यूज, इनके बारे में पूछ लेंगे। अगर तो सबका जवाब ना आया ना तो फिर इधर ही खत्म, रिव्यू खत्म। लेकिन 1-2 का हाँ आ ही जाता है, फिर उसके मुताबिक क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिस्क आइडेंटिफाई हो गया ना। एनालिटिकल प्रोसीजर में कहता है आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करो कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो, वो है कि नहीं। अगर कोई अनयूजुअल चीज आ जाए एनालिटिकल प्रोसीजर से
तो इसका मतलब क्या हुआ, यस आ गया रिस्क बढ़ गया, नो आया खत्म, आगे चले। Practitioner should use analytical process to identify unusual relationship between items in financial statement या individual items that appear unusual। कोई unusual चीज नजर आती है तो बोल, ठीक। फिक्स एसेट्स ज्यादा थे, डेप्रिसिएशन बहुत कम थी, 4%, डेप्रिसिएशन रेट 10% है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर देखें एसेट्स के लिहाज से तो कम है 4%, अनयूजुअल रिलेशनशिप। और अगर इसी तरह पिछले साल इंटरेस्ट इनकम थी, याद है क्वेश्चन में, इस साल उसने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर दी थी, वो सिंगल ही था आइटम, सिंगल, लेकिन उसके बावजूद उसमें अनयूजुअल थी। भाई कहां से आ गया, लोन लिया हुआ था लास्ट ईयर में, याद है वो जैक कंपनी वाला सवाल, जिसमें नीचे बैलेंस दिया हुआ था, पिछले साल इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इस साल वो इंटरेस्ट इनकम था। तो अनयूजुअल चीज जो भी होगी हमने एनालिटिकल प्रोसेस से आइडेंटिफाई करना है। अगर ना कोई भी ना आई, कोई भी चीज अनयूजुअल ना हुई, रिव्यू उधर ही खत्म। और अगर कोई सामने आ गई फिर फर्दर प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर और क्या परफॉर्म करने हैं, यूज ऑफ वर्क परफॉर्म बाय ऑडिट में अदर्स से काम ले सकते हैं, रिव्यू में भी काम ले सकते हैं। अदर से क्या मुराद है, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, रिव्यू में भी उनसे वर्क यूज कर सकते हैं। अच्छी बात है कि नहीं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट में ऑब्टेन करते थे, रिव्यू में भी करते हैं। जरा ये पढ़िए कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज पे ऑब्टेन कर रहा है, और मुझे बताइए क्या कोई ऐसी चीज है जो रिव्यू में है लेकिन ऑडिट में नहीं थी। भाईजान सीधा पढ़ना शुरू करना, उल्टा नहीं। हाँ, फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली भी थी, ये तो सबसे पहले थी, सबसे बड़ी थी, जिसका इफेक्ट भी परवेसिव होता है। रिलेटेड पार्टी वाली भी थी, रिक्वायर्ड है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी, फ्रॉड भी, नॉन कंप्लायंस में। वही कितने स्टूडेंट्स को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर देखे बगैर ये पता चल गया कि ये उधर डिस्कस हुई है, जरा हाथ उठाएं। यानी पीछे देखने की जरूरत, शाबाश, ये सारे स्टूडेंट्स जिन्हें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इनका ऑडिट स्ट्रॉन्ग है इसका। हाँ, अगर आपको ये पता चल गया इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन, शाबाश। लेकिन बाकियों ने रिवीजन करनी है, हो जाएगा, रिवीजन से भी हो जाए, बाकी से रिवीजन। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उधर सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट में आइडेंटिफाई होते थे, एडजस्ट डिस्क्लोज इधर भी होगा। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग, अच्छा गोइंग कंसर्न का एक इशू है, ये मैं अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन गोइंग कंसर्न हम ऑडिट में भी सेस करते थे, रिव्यू में भी। इसका मसला क्या है, जब रिपोर्ट में आएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े पास्ट पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था हमने, मैंने पढ़ा दिया था क्वेश्चन नंबर 1, आपने खुद ही पढ़ लिया था। डिफरेंस है ऑडिट और रिव्यू में, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लें। सेकंड पढ़ लें, स्टेट एनी 3 प्रोसीजर विच आर जनरली अडॉप्टेड बाय प्रैक्टिशनर टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिव्यू। उसने ये नहीं बताया कि 3 टाइप्स ऑफ इंक्वायरी, या एनालिटिकल प्रोसीजर या अदर, तो क्या करें, एक एक 2-2 प्रोसीजर हर एक में से लिख दे। तो 2 नंबर है सारे, चले सारे इंक्वायरी में लिख दे। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है एक इंक्वायरी लिख दे, हाँ ये ज्यादा बेहतर है। एक इंक्वायरी, एक एनालिटिकल और एक अदर, ये ज्यादा बेहतर है मिक्स करके, ठीक है। नाम नहीं लिखने, प्रोसीजर लिखना। ये क्या कह रहा था, सिर्फ नाम लिखने, हेडिंग लिखनी है, छोड़ दे बस। अच्छा है सर। चलिए, यानी ये कह रहे थे भाई कि सर सिर्फ ये लिख दें, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इंक्वायरी लिखें और उसके आगे स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी लिखें। एनालिटिकल प्रोसीजर और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल, अदर रिव्यू प्रोसीजर स्पेसिफिक एग्जाम्पल, सारा लिख दे। सुभान अल्लाह, जो सही होगा खुद ही चेक करके लगाया।
कूजे को दरिया में फेंक दिया, कूजा तोड़ दिया, सारा दरिया पेश कर देंगे, ये प्यास बुझा अपनी। अच्छा भला ऑडिट चल रहा होता है। चले आगे चल। प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या करना है? भाईजान, मैटर्स टू बी वैल्यूएटेड, रेफर एलओ टू चैप्टर 24 है ही नहीं कोई। इसको क्रॉस कर दे। ये चैप्टर 4 में है, 24 में नहीं है। कहाँ है? 4 में है। ठीक है, 24 में है कि नहीं है? है तो पढ़ लें। है जी, है मैटर। लेकिन याद निकाल नहीं दे, छोटी मोटी बातें कर रहा है। जैसे वो आर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में होता था ना, ओपिनियन देने से पहले एस्टिमेट्स देखे रीजनेबल है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है कि नहीं, बायसनेस तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करती है, ब्ला 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 ब्ला। सब छोटी मोटी चीजें फर्क है। सबसे अहम चीज 2 मैटर ही कंसीडर करते हैं। अब ये चीज ओपिनियन देने से पहले क्या कंसीडर करेंगे? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिट। लेकिन अगर वो 4 नंबर के साथ पूछ ले ओपिनियन, तो फिर हम ये भी बताएंगे कि एस्टिमेट्स भी देख लो, अकाउंटिंग पॉलिसी भी देख लो, ट्रू एंड फेयर वगैरह वगैरह। खींचना ही है ना। ओपिनियन देने से पहले सबसे अहम चीजें कौन सी है? ये नहीं काटना, ये रहने दें, उन्होंने कहा है ठीक है। लेकिन क्या ये आपको पता है कि ओपिनियन एक्सप्रेस, सॉरी ओपिनियन नहीं बोलना मैंने, कंक्लूजन एक्सप्रेस करने से पहले कौन कौन से 2 मैटर्स देखेंगे? मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन, और इसका इफेक्ट क्या है। अच्छा यहाँ पे लेकिन ये तो नहीं चैप्टर में बता रहा मिस स्टेटमेंट क्या होती है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है। ये तो नहीं बता रहा कि इमटेरियल क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, परवेसिव डेफिनेशन में नहीं बता रहा। तो जरा ये देखें कि क्या ये वही कंसेप्ट नहीं जो पहले पढ़ा हुआ आपने चैप्टर 4 में? भाईजान ये वही तो नहीं है, पक्की बात है। अगर रिव्यू रिपोर्ट है, इसका मतलब है जैसे ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, रिव्यू में भी हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन हो सकता है, रिव्यू में भी एडवर्स कंक्लूजन हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है, रिव्यू में भी डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन हो सकता है। और जैसे ये बात सुनी, ये बहन जी परेशान हो गई है, ये पहुंच गई है कि सर आगे क्या कहने जा रहे हैं। कि जैसे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड कंक्लूजन होता था, तो सर ने जब ये बताया था क्वालिफाइड मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल है क्वालिफाइड ओपिनियन, तो फिर उसकी ड्राफ्टिंग भी सिखाई थी। जब एडवर्स ओपिनियन सिखाया था, उसकी ड्राफ्टिंग भी सिखाई थी। डिस्क्लेमर, बेहोश हो गई बहन जी, शाबाश। ऑडिट तो गया, ऑडिट नहीं खत्म होता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ ये पहचानना है टाइप ऑफ, इनकी ड्राफ्टिंग हमारे सिलेबस में, इसकी और इसकी और इसकी ड्राफ्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। इसकी है लेकिन ऑलरेडी सीख चुके हैं। Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statement do not give true and fair view. शाबाश शाबाश, बिल्कुल। तो भाई ये समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। आगे यही बात कर रहा है, कह रहा है प्रैक्टिस में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा ना, तो प्रैक्टिस में उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ऑन आखिरी कंसेप्ट, ऑडिट के आखिरी चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट। रिव्यू रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उसी तरह रिव्यू रिपोर्ट के अंदर भाईजान बताएंगे। टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑडिट में था, रिव्यू में भी होगा। इसके ऊपर क्या लिखा होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या लिखा होगा?
हाँ, शाबाश, जाग रहे हैं। ऑडिट थोड़ा ही है, इंडिपेंडेंट रिव्यू रिपोर्ट लिखा हो। एड्रेसी कौन होगा? एड्रेसी जिसको ड्रेस कर रहे हैं, इसका एड्रेस कर शेयर होल्डर हो सकता है, मैनेजमेंट एज एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अच्छा इसमें, हाँ ये अब सुन लें, इसमें क्या लिखा होगा? वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट फाइनेंशियल, वी हैव ये चीज रिव्यूड लिखा। अच्छा यहाँ पे रुक के एक चीज सुन लें। आईफैक ने एक दफा एक एक्सरसाइज स्टार्ट की कि हम ऑडिट रिपोर्ट्स को और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, स्टैंडर्ड रिवाइज करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिए, रिव्यू पे पहुंच गए तो थक गए। रिव्यू की रिपोर्ट रिवाइज नहीं की, ऑडिट स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिए, ऑडिट रिपोर्ट भी। असल में हुआ क्या, पहले तरतीब कुछ और होती थी एलिमेंट्स की। पहले तरतीब ये होती थी, सबसे पहले ये तरतीब पुरानी है। अब उन्होंने कहा कि सर पहले क्या होता था, मैनेजमेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पहले आया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, फिर प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर स्कोप, फिर एंड पे आके देखे कंक्लूजन आया। एंड पे आके ये पुराना फॉर्मेट है। नए फॉर्मेट में उन्होंने कहा कि जो ज्यादा अहम चीजें तरतीब बदले, कैसे? जो ज्यादा अहम चीज है वो पहले लेके आए, ये ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए अब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे ना आप, तो उसमें सबसे पहले ओपिनियन, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आएंगे। लेकिन रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे तो पुराना ही है। पहला डिफरेंस ये नजर आएगा आपको, ठीक है? तो ऑडिट का फॉर्मेट रिवाइज्ड है। कोई आपसे पूछे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन पहले आता है, रिव्यू रिपोर्ट में ओपिनियन एंड पे आता है, ये क्यों है? आपने क्या बताना है? ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज्ड है, रिव्यू रिपोर्ट रिवाइज नहीं। जब रिवाइज होगी ना, प्लान में है रिवाइज होगी जब तब वो तरतीब ऑडिट के हिसाब से ही हो जाएगी, फिलहाल नहीं है। ये चीजें इनमें रखनी है। दूसरा फर्क है गोइंग कंसर्न का। पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में गोइंग कंसर्न के ऊपर एमसीओ मैटर दिया जाता था, यानी जब गोइंग कंसर्न इशू होता था ना, एमसीओ मैटर दिया जाता था। तो यूजर कहते थे सर एमसीओ मैटर में ना बाकी की चीजें तो अहम वो भी हैं, ये नहीं कि अहम नहीं, लेकिन गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी एज इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें हमारा पैसा डूबने का खतरा है। एमसीओ मैटर की बाकी की जो एग्जांपल है ना, उनमें हमारा पैसा डूबने का खतरा नहीं है, थोड़े बहुत नुकसान का या अलर्ट का अहम चीज जरूर है, पैसा डूबने का खतरा। तो हम अगर गोइंग कंसर्न का मसला हो ना, तो उसे एमसीओ मैटर की बजाय अलग से सेक्शन बनाए गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का, उसमें इंक्लूड करें। आईफैक ने कहा ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, गोइंग कंसर्न वाली एग्जांपल को एमसीओ मैटर से निकाल के पूरा उसका अलग से सेक्शन बना दिया। उसका नाम क्या रखा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। लेकिन जैसे ही वो रिव्यू वाले स्टैंडर्ड में आने लगे, थक गए। इसीलिए बहुत अहम चीज याद रखिएगा, बहुत अहम चीज, ऑडिट में अगर गोइंग कंसर्न का इशू हो ना ऑडिट एंगेजमेंट में, वो आएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। लेकिन अगर वही गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी रिव्यू में हो, तो आपने उसे किधर इंक्लूड करना है? एमसीओ मैटर। उसकी रीजन आपको पता है, थक गए। अच्छा आप जरा देखिए, टाइटल पढ़ा हमने, एड्रेस ही पढ़ लिया ऑडिट में, दोबारा बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या बताएगा? टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीरियड कवर्ड, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये बताते थे ना। स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन, ये अंडरलाइन। अगर उसने रिपोर्ट का फॉर्मेट दे के आपसे कह देना गलतियां निकालें और उधर लिखा हुआ वी हैव ऑडिटेड, तो आपने क्या करना है? रिव्यू रिपोर्ट है, ऑडिटर थोड़ी आएगा, ऑडिट रिव्यू है या प्रैक्टिशनर। शाबाश शाबाश। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्रेस कंक्लूजन। शाबाश शाबाश। ए डिस्क्रिप्शन और स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ। अच्छा ये अहम है 6। पहली चीज अहम थी जो आपको बताया सबसे अहम, वो प्रोसीजर 4-5 वो बताया था, 2 ही अहम चीजें हैं इसमें।
दूसरी अहम चीज ये है कि रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन आता है जिसे कहते हैं स्कोप, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू या स्कोप ऑफ रिव्यू। उसमें ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ये जरा सुन ले, क्या ये ऑडिट में नहीं लिखी जाती। पहला, रिव्यू इज परफॉर्म्ड अंडर IS, ऑडिट परफॉर्म होता है ISA के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। रिव्यू परफॉर्म होता है ISRE के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के मुताबिक। तो रिव्यू इज परफॉर्म्ड अंडर ISRE एंड इज ए लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये लिखना है रिपोर्ट में, क्योंकि देखने वाले को गलती ना लग जाए कि ये ऑडिट रिपोर्ट ही है। दूसरी बात क्या लिखनी है, प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स प्रोसीजर्स प्राइमरीली कंसिस्टिंग ऑफ इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर। प्राइमरीली यही होते हैं, हाँ सेकेंडरी में अगर कोई रिस्क आ जाए तो दूसरे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर अच्छा, ये बात अजीब सी है, द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन ए रिव्यू आर सब्सटेंशियली लेस देन दोज परफॉर्म्ड इन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ISAs। ये मुझे पता है, ये आसान है, ये अजीब नहीं है, अजीब बात अब आएगी कि प्रोसीजर कम है एंड अकॉर्डिंगली द प्रैक्टिशनर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ओपिनियन नहीं दे, ऊपर कह रहा है मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, और नीचे कह रहा है 7वें में कि हेडिंग आएगी कंक्लूजन की और उसमें लिखा जाएगा कंक्लूजन अनमोडिफाइड है कि मॉडिफाइड। यहां कह रहा है ऑडिट ओपिनियन नहीं दूंगा और फिर नीचे कंक्लूजन भी दे रहा है। हाँ, वो कंक्लूजन रिव्यू का है, ऑडिट का यही कह रहा है, कह रहा है ये ना मेरे प्रोसीजर चूंकि कम है तो मैं ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा, फिर क्या दे रहा हूं, कंक्लूजन ऑन रिव्यू रिपोर्ट। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा, डेट ये आपको पता ही है, जिस दिन एविडेंस ऑब्टेन किया, सिग्नेचर, प्लेस, ऑफिस जहां पे प्रैक्टिस करता है, सिटी नेम। क्लियर? नहीं, आपको कैसे पता चला? सच में रिपोर्ट में यही चीजें आती है। हो सकता है मैंने झूठ बता, हो सकता है आपको गलत पढ़ाया हो, ये कोई पॉइंट टू नोट भी है। ओ हाँ, की ऑडिट मैटर तो आया ही नहीं, की ऑडिट मैटर है, ऑडिट में आएगा, रिव्यू में थोड़ा ही आएगा। की रिव्यू मैटर तो दुनिया में है ही नहीं और ऑडिट मैटर रिव्यू में आएगा नहीं। सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, केस स्टडी में याद काम आएंगे। प्रैक्टिशनर कैन आल्सो इंक्लूड एमसीओ मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कब। उसने ये बताया एमसीओ मैटर रिव्यू रिपोर्ट में आ सकता है, ये तो बताया ही नहीं कब आएगा। वही वाली एग्जांपल चैप्टर 4 वाली, समझ गए? है देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी। की ऑडिट मैटर क्यों नहीं आएगा आपको बता दिया, ऑडिट रिव्यू नहीं। और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न क्यों नहीं आएगा ये बता दिया, क्योंकि एमसीओ मैटर में आएगा। लेकिन क्या वाकई रिपोर्ट में यही चीजें आती हैं? अब आपका एक टास्क है, मिशन, आपने एक तरफ एलिमेंट्स हैं, दूसरी तरफ ये रिपोर्ट है, पढ़ते जा रहा है, नजर नहीं, कोई बात नहीं, आंखें खोल के पढ़े, इंशाल्लाह नजर आ जाए। हाँ, आपने देखना है कि क्या जो पीछे एलिमेंट्स पढ़े आपने वो सारे इसी तरतीब के साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और जहन में रखिएगा, ICAP ने अभी तक किया नहीं, लेकिन ऑडिट में चूंकि कर चुका है, रिव्यू में किया नहीं, लेकिन कर सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा, ताकि अगर एग्जाम में वो कोई आपको पैराग्राफ एक आधा दे दे रिव्यू रिपोर्ट में, खास तौर पे कंक्लूजन वाला पैराग्राफ और स्कोप ऑफ रिव्यू वाला पैराग्राफ, इसको तो टिक लगाएं, डबल टिक लगाएं, स्कोप ऑफ रिव्यू और कंक्लूजन को, ये तो याद कर लें, रट लें, पक्का पानी कर लें इसको। और क्या क्या बोलते होते थे बचपन में, पत्थर पे लकीर कर लें, स्कोप ऑफ रिव्यू और कंक्लूजन, कि अगर घोल के पी ले तो याद रहे। अभी तक किया नहीं लेकिन कर सकता है क्या,
कि कोई एक पैराग्राफ दे देगा आपको, कोई एक, और कहेगा इसमें से गलतियां निकालो। इसलिए इसको एक दफा सवाब की नीयत से पढ़ ले। रिज़्क़ हलाल कमाना भी सवाब है ना, तो रिज़्क़ हलाल के लिए कर रहे हैं सारी मेहनत, नीयत अच्छी। तो हाँ जी, एक दफा पढ़ लें, क्या जो लिखा हुआ है वही है। कितने टाइम, खुला टाइम आपके पास, पूरे 5 मिनट, पूरे 5 मिनट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट साहब भी रीडिंग करना शुरू कर दे। क्या, 2 चीजें, नंबर 1 उधर से लिस्ट आइटम पकड़ें और देखें रिपोर्ट पढ़ते जाए, वही चीजें आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उधर यस है इधर नो है, इधर यस है उधर नो है, मैच करना है। और दूसरा, रिपोर्ट के अल्फाज को, अहम अल्फाज को ध्यान से पढ़ना, अंडरलाइन करते जाएं जो लफ्ज अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि हमें पैराग्राफ दे के कह सकता है एग्जाम में इसमें से गलतियां निकालो। कर लेंगे हैंडल, पक्की बात, शाबाश। शुरू हो जाए, आपका वक्त शुरू होता है अब जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें लिखा हुआ है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, तो क्या रिव्यू सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी का होता है? अमूमी तौर पे स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी का ही रिव्यू होता है। क्यों? बड़ी कंपनीज का तो ऑडिट होगा, ऑडिट होगा। लेकिन बड़ी कंपनीज का भी रिव्यू हो सकता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको याद होगा कैफ 7 जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है, वो भी इन्हीं प्रोसीजर के मुताबिक किया जाता है। कंसेप्ट सारे वही हैं। उस सूरत में फिर थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें शायद उसने फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ है रिव्यू, फॉर द क्या लिखा, फॉर द पीरियड, हाँ फॉर द ईयर है, उसमें लिखा था फॉर दी हाफ ईयर एंडेड आ जाता है। तो अमूमी तौर पे रिव्यू किनका होता है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज का। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बिल्कुल आसान, 10 से 12 मिनट, ज्यादा नहीं सिर्फ, और उनमें से 7 मिनट आखिरी क्वेश्चन स्टडी के हैं, बाकी तो छोटे। जैसे ये देखें, ब्रीफली डिस्कस लेवल ऑफ एश्योरेंस गिवन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ एंगेजमेंट। क्या क्या है ऑडिट में? रीजन, रिव्यू में, एग्रीमेंट में, नो एश्योरेंस या नेगेटिव एश्योरेंस। नो एश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस में फर्क पता है? ओके। कंपाइलेशन, नो, शाबाश। व्हाट इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट? अच्छा, एग्रीड अपॉन, मैं समझा कंपाइलेशन एंगेजमेंट को एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोलते हैं। और वो एक्सप्लेन करना है, कर देंगे। पढ़ लिया आपने, याद नहीं किया इसीलिए आपको अल्फाज याद नहीं है, लेकिन याद कर लें। ये कुछ अजीब सी बात कर रहा है। ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी है, ऑडिटर, कोई बात नहीं, हम गलती नहीं निकालेंगे, हालांकि बेहतर था क्या लिखता। ऑडिटर ऑफ लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच रिव्यू एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन करना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस। ऑडिट का भी ऑब्जेक्टिव ये था टू ऑब्टेन एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऑडिट के ही ऑब्जेक्टिव में जहां पे रीजनेबल लिखा हुआ है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑडिट, क्या पूछ रहा है? वो टेबल एंड पे जो था ऑडिट रिव्यू, वो याद है डिफरेंस वाला? हाउ डज इट डिफर, वो कैसे ऑडिट से? प्रोसीजर डेटा परफॉर्म्ड व्हाइल कैरिंग आउट सच रिव्यू, इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड द रिव्यू। यही लिखेंगे कि हेडिंग दे के एग्जांपल्स भी पक्का, सिर्फ हेडिंग के एग्जांपल्स भी, एग्जांपल्स भी। क्वेश्चन 4, करीम एंड कंपनी चार्ट। पहले रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब हाउ द प्रैक्टिशनर। अच्छा, प्रैक्टिशनर से अंदाजा हो गया ये रिव्यू की तरफ जा रहा है, वरना ऑडिटर ना लिखता। हाउ द प्रैक्टिशनर शुड एड्रेस द अबव इशू एंड द इंप्लीकेशन इट मे हैव ऑन रिव्यू रिपोर्ट। रिव्यू 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 अंडरलाइन करें, पता चल गया रिव्यू एंगेजमेंट का सवाल है। प्रैक्टिशनर से शक पड़ा था, रिव्यू रिपोर्ट से पक्का हो गया। ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी 6 महीने। करीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एंगेज्ड इन द
Review of interim financial information of Babar Textile Mills Limited for the half year ended June 30, 2008. The increase in oil and energy prices and currently inflationary trend prevailing in the country has resulted in substantial losses and company's outlook is negative. Substantial losses को underline कर लें. Moreover, कहता है अभी कहानी समझना खत्म हो गई. Moreover, in view of recessionary pressure being faced by the US and many of the European Union economies, some of large customers in those countries have not renewed their order, and many other are expected to follow. Customer छोड़ के जा रहे हैं, losses हो रहे हैं. Consequently, company has decided to lay off 40% of workforce gradually over next few months. बताइए कौन सा इशू है? The company's management acknowledges the severity of the situation. कहते हैं हाँ मसला ठीक है, हमें पता है मसला बहुत संगीन है, but is reluctant to provide specific detail in interim financial information. डिटेल नहीं देना चाह रहे. However, it has given a note containing a general indications about the future prospects of the company. बताइए किस तरफ जा रही है बात? गोइंग कंसर्न. तो अब आपने उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया. गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर आता है ना, तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे किस चीज के ऊपर करेंगे कि क्या कंपनी डिस्क्लोज करती है या नहीं करती. रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन भी आएगा कि हम वो भी उसको वैल्यूएट करेंगे. वो भी डिस्क्लोजर और रीस्ट्रक्चरिंग दोनों को इकट्ठा लिख दें कि अगर प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन और डिस्क्लोजर यहां तो कंपनी देगी. अगर डिस्क्लोजर दे दिए तो अनमोडिफाइड ओपिनियन और अनमोडिफाइड कंक्लूजन और एम्फेसिस ऑफ मैटर. क्यों? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं, रिव्यू है. जिसने गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी लिखा वो फारिग है. क्यों? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पे इनको हिलाएं जरा. गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पे, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आना, ये बोल रहे हैं नहीं आना. क्यों नहीं आना? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी पे गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आना तो क्या आना है? क्यों? रिव्यू है. शाबाश. ये तो तब है जब सब कुछ ठीक होगा. और अगर वो कहता है डिस्क्लोजर नहीं देना, ये क्या होगा? मिस स्टेटमेंट. अगर क्या उसने इफेक्ट बताया हुआ है? अगर मटेरियल है तो इफ करके क्वालिफाइड. एक स्टूडेंट ने लिखा इसमें if effect, if disclosure is not given, it will be a misstatement. If effect is material, auditor shall express qualified opinion. If effect is pervasive, qualified conclusion. If effect is pervasive, auditor shall express disclaimer. Adverse है misstatement. दोबारा. एक स्टूडेंट ने लिखा और फेल हो गया लिख के. लिखा गया, उसने लिखा नॉट गिविंग डिस्क्लोजर इज मिस स्टेटमेंट. इफ इफेक्ट इज मटेरियल, प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड कंक्लूजन. इफ इफेक्ट इज परवेसिव, प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस एडवर्स कंक्लूजन. ये लिखा और फेल हो गया. क्यों? बेसिस की बात नहीं की. ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स कंक्लूजन. और फिर इसके बाद अगली लाइन क्या? रेफरेंस. शाबाश. पकड़ इसको, पकड़ इसको. रेफरेंस किस चीज का? सर वो सलाम लेने आ रहा की एडेड मैटर आता है इधर? आता ही नहीं. इधर वो किया. नॉर्मली आपको पता है केस स्टडी के अंदर जब क्वालिफाइड ओपिनियन होता है बेसिक की भी बात करते हैं और ये भी लिखते हैं कि की एडेड मैटर में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा. यहाँ पे सिर्फ बेसिस की बात करनी है. यार क्यों नहीं करने? ऑडिट है ही नहीं तो ऑडिट मैटर कहां से आ गया? आखिरी चैप्टर
आखिरी लेक्चर के आखिरी टॉपिक की आखिरी केस, पूरे ऑडिट की आखिरी केस स्टडी, बस। नहीं ये, और ये वो केस स्टडी है जो कई दफा सीफैप लेवल पे भी मिलती जुलती केस स्टडी टेस्ट कर चुका है, कैफ पे भी 2-3 दफा की है। सिर्फ ये कर दें मुझे अगर ये किताबें बंद कर दें, किताबें बंद करके बैग में डाल, अगर सही कंक्लूजन दे दिया पूरे ऑडिट का हक अदा कर दिया। ये ले 3 क्वेश्चन है, 2 के सही जवाब दे दिए ना, 3 हिस्से हैं, समझ ले आज आप ऑडिट का हक अदा करके घर जाएंगे। ठीक है, करें किताबें बंद। लेकिन लेकिन अगर 3 में से 2 गलत हो गए तो फिर बिठा लेना, चैप्टर 1 से शुरू करना। डिस्कस द अबव इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन योर रिपोर्ट। कह रहा यू आर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी स्टील लिमिटेड। अच्छा, यहां से लग रहा है जैसे ऑडिट का वर्ड यूज किया है ना, ऑडिट एंगेजमेंट हो। कह रहा था फर्म इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग लिमिटेड स्कोप रिव्यू ऑफ एसएल्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड December 31st 2007। लेकिन असल में क्या कर रहे हैं ऑडिटर, कर क्या रहे हैं? तो असल में यहाँ पे ऑडिट की बजाय प्रैक्टिशनर का वर्ड, लेकिन अगर उसने लिख भी दिया है कोई बात नहीं, उसकी गलती नहीं निकाली। समझे क्या कहना चाह रहा है? और आगे चले जी। हाँ, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑडिट कर रहे हैं वही रिव्यू कर रहे हैं, असल में यही रीजन है। ये भी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस वक्त कर क्या रहा है? अहम चीज है, कर कौन रहा है? ऑडिटर के कोई और, ये अहम नहीं है। कर क्या रहे हैं ये अहम है, और क्या कर रहे हैं ये तो पक्का है ना। कैसे पता चला रिव्यू कर रहे हैं? कह रहा है कंप्लीटिंग द ऑडिट टीम हैज रिसेंटली कंक्लूडेड देयर वर्क विद फॉलोइंग फाइंडिंग्स फॉर योर डिसीजन। तैयार हैं? देख लें, पूरे ऑडिट का सवाल है। ओके, पहला के इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ बैलेंस शीट बट द प्रैक्टिशनर वाज नॉट आस्क्ड टू अटेंड द स्टॉक काउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, consequently the audit team relied on count communicated by management। कितने स्टूडेंट का ख्याल है स्कोप लिमिटेशन है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है स्कोप लिमिटेशन नहीं है? जस्टिफाई कराएं क्यों नहीं है? क्योंकि रिव्यू में टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए ये स्कोप लिमिटेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई रिस्क होता ना, उसने जिक्र नहीं किया, अगर होता ना कोई रिस्क फिर हम कहते हैं जरूरी है। यहाँ क्वेश्चन में कोई उसने स्टेटमेंट में बताया ऐसी चीज जिससे पता चले इसमें रिस्क है, चले ये आपका हो गया करेक्ट, टिक लगा लें इसको। नहीं, सिग्निफिकेंट आइटम रिस्क होगा, फिर सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं, अमाउंट ज्यादा होना नहीं है रिस्क। सेकंड, ए सेटअप ऑफ द कंपनी इन लाहौर having carry value of rupees 235 million has been sold to an associated undertaking for rupees 240 million। तो रिव्यू में तो नहीं देखते रिलेटेड पार्टी। The minutes of board of directors show that transaction was carried out at an arm's length price। No explanatory note has been given in financial statement। ये स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर नहीं दिया, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। एक मिनट, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, अगर बोला तो ये क्रॉस हो जाएगा, आपका गलत समझा जाएगा। इम्पैक्ट ऑन रिव्यू रिपोर्ट बता दीजिए, और याद रखिएगा इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। हिंट दे रहा हूं, बताइए। एडवर्स कंक्लूजन होगा, दरिया को कूजे में भी नहीं गिलास में बंद कर दिया। कर यार, पूरा एक्सप्लेन तो कर। Not disclosing related party transaction is a misstatement in financial statement। आगे, if effect is material तो क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा। if effect is material क्या होगा?
क्वालिफाइड डिस्क्लोजर होगा। गलत, सारी क्लास का आंसर गलत। ये इसे सैंपल रिप्रेजेंटेटिव था। क्वालिफाइड ये नहीं, हम लिखेंगे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड कंक्लूजन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे 1 मिनट जी। Auditor shall also explain nature of misstatement in basis। ये किसने लिखना है? नहीं, पूरा नहीं लिख रहे। अभी तक वो बात समझ नहीं है। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। और अगर इफ इफेक्ट इज परवेसिव, ये मेरा भाई नाम रोशन करेगा मेरा। इफ इफेक्ट इज परवेसिव, disclaimer of opinion। ऑडिट हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यार मिस स्टेटमेंट में डिस्क्लेमर। अच्छा, ये वो गलतियां जो मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था, बाकी सबकी माफी मिल जाएगी। ऐसी माफी ना भैया, एक सही हुआ आपका, दूसरा गलत है। ये स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, आप पहचान गए। ये मिसस्टेटमेंट थी, पहचान गए, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। अब इसके ऊपर है। As a percentage of total debts, the provision for bad debts are in accordance with previous history of company। यानी in accordance with previous। However, due to time constraints, the practice of using age analysis of debtors has not been used this time। तो एजिंग एनालिसिस नहीं। अच्छा, मैं आपको अपनी तरफ से हिंट दे रहा हूं कि भाई एजिंग एनालिसिस अगर जरूरी हो और ना मिले हमें, तो स्कोप लिमिटेशन हो सकती है ना। तो ये क्या है? 1 मिनट, यही भाई बताएगा। अपने पाप का प्रायश्चित यही करेगा। बताइए भाई, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है ना? नहीं मिला, नहीं है ये चीज। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? ये रिव्यू एंगेजमेंट है। रिव्यू एंगेजमेंट में डिटेल वर्किंग रिक्वायर्ड। आखिरी केस स्टडी के आखिरी पार्ट का आखिरी सवाल इस भाई से, इसने भी पाप किया था, इससे भी प्रायश्चित करवाना है। भाई हमने तो ये पढ़ा है रिव्यू में इंक्वायरी, एनालिटिकल और अदर रिव्यू प्रोसीजर करने हैं, बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करने। अगर अनलेस रिस्क, तो अगर तो इसमें रिस्क होता तो फिर हम कहते हैं एजिंग भी लेके आओ। रिस्क नहीं है, इस वजह से हमने कहा एजिंग की जरूरत नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, जरूरी नहीं है। और कोई नहीं बोलेगा। इसमें किस इंफॉर्मेशन से हमें पता चला रिस्क नहीं है? प्रीवियस हिस्ट्री के साथ मैच कर रहा है। ऑडिट का हक अदा, ये बिल्कुल जी ऑडिट का हक अदा हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? पूछ लें। चलिए, यहाँ पे हमारे आखिरी लेक्चर का इख्तिताम होता है। आपके लिए कुछ रिवीजन प्लान प्रिपेयर कर रहा हूँ और कुछ रिवीजन है। देखिए, लेक्चर शायद ना हो पाए, लेक्चर में वैसे भी रेपिटेशन होती है, लेकिन मैं सारे पास्ट पेपर की कोशिश कर रहा हूँ मिख निकाल के ना उसमें से वो एक जगह पे रख के आपके साथ शेयर कर दूं कि आखिरी दिन आप सिर्फ वो चीज़ें देखें और आपकी रिवीजन ऐसी हो जाए कि जैसे आपने केस स्टडी पे केस स्टडी प्रैक्टिस की हो। केस स्टडी में से जो काम की चीजें हैं, जो होता है ना, जैसे समंदर के अंदर हीरे,
तो ऑडिट के समंदर के अंदर जो हीरे पास्ट पेपर में जो हीरे कहीं दफन है, मेरी कोशिश होगी वो सारे निकाल के इकट्ठे करके आपके सामने रख दूं। वही मेरी वो रिवीजन से भी ज्यादा बेहतर है। रिवीजन तो क्योंकि कंसेप्ट तो आपने क्लास अटेंड किया, खुद भी पढ़ लेंगे, तो वो सारे उसे कह लें प्रैक्टिस नोट्स कह लें, रिवीजन नोट्स कह लें, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ काम उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, वो शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी। बाकी देखें ऑडिट एक लेंथी सब्जेक्ट था और थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि इससे पहले उमूमी स्टूडेंट्स की बेसिक्स जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहली दफ़ा होता है। ये अकाउंटिंग FAR2 वगैरह पहले कहीं ना कहीं बड़ी होती है, मैथ वगैरह के सब पहले, लेकिन ऑडिट है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने। शुरू के 2 महीने तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, 2 महीने के बाद समझ आना शुरू होती है। तब तक देर हो जाती है। नहीं तब तक देर नहीं होती, ऐसे ही होता है। तो अभी भी अगर आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं कि 80% लेक्चर्स भी लिए हैं और होम असाइनमेंट जो आपको दी जाती थी 50% भी कर ली आपने, 50% भी कर ली। याद रखें 80% से ज्यादा 3 चीजें बता रहा हूं जिसके आप खुद टिक लगा ले, अगर तीनों चीजें टिक है तो इंशाल्लाह आप पास है इस दफा। पहले चीज 80% से ज्यादा लेक्चर्स लिए हों, पहली चीज। दूसरी चीज केस स्टडीज 50% से ज्यादा रिटर्न की हों, 50% से ज्यादा रिटर्न। तीसरी चीज अब बाकी जो 1 महीना रह गया है इसमें हर रोज 3.5 से 4 घंटे ऑडिट को रिवाइज करना है। पहले तो 2 होते थे, अब क्यों? क्योंकि अब क्लास नहीं है, क्लास नहीं है। हाँ, ये 3 टिक जिसने कर लिए पूरे इंशाल्लाह पास है, ऐसी कोई बात। हाँ, ड्राफ्टिंग के ऊपर ध्यान रखना है। और मैं ड्राफ्टिंग में जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं ना, गलतियां बढ़िया करते हैं, कोशिश करूंगा इस 1 महीने में वो भी वक्तन फक्तन ग्रुप में आपके साथ शेयर करता। तो ग्रुप को आपने चेक करते रहना है, उसमें काम की चीजें छोटी मोटी, ज्यादा नहीं है, नहीं कि 2 घंटे का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी काम की चीजें, एग्जाम टिप्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वो आपने एक्टिव मतलब उधर उसको देखते रहना है, दिन में 1 दफा। क्लियर जी। चलिए, इसके साथ ही हमारे ये सेशन इख्तिताम को पहुंचा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेहनत की आपने, जिन्होंने नहीं मेहनत की अल्लाह ताला उन्हें भी पास करे। लेकिन याद रखिएगा मेहनत करने वाले और ना करने वाले एक बराबर नहीं होते। लेकिन बहरहाल जाहिर है वालिदैन की और उस्ताद की तो यही दुआ होती है कि औलाद चाहे गंदी क्यों ना हो, है तो औलाद ही, तो दिल से दुआ ही निकलनी है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो भी पास हों अल्लाह करे, और जो ना पढ़ने वाले हैं वो भी पास हों। चलिए, आज का ये सेशन और आज का ये लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इसका। अल्लाह हाफ़िज़।